नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। वो मुद्दा है भर्तियों में ओवरलैपिंग। बहुत सारे छात्र मुझसे बोल रहे थे कि सर ओवरलैपिंग पर एक ही वीडियो बनाइए। स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र बोल रहे थे, क्योंकि यूपीपीएससी की भर्तियों में ओवरलैपिंग का रूल लागू हो चुका है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र चाहते हैं कि इनकी इस भर्ती में भी ओवरलैपिंग का रूल लागू हो। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। पहला, ओवरलैपिंग क्या है? बहुत से छात्रों को ये नहीं मालूम है। इससे किसका नुकसान, किसको फ़ायदा होता है, ये भी नहीं मालूम है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसकी मांग की जा रही, तो आखिर इसका फ़र्क क्या पड़ेगा उस भर्ती पर। और यूपीपीएससी ने ओवरलैपिंग लागू की है, तो ओवरलैपिंग में किस तरह से उन्होंने लागू की है, क्या रूल इसका बनाया है। यूपी ट्रिपल एससी और राज्य की अन्य भर्तियों में आपकी आ जाएगी। हाईकोर्ट की भर्तियाँ होती हैं, पुलिस की भर्ती होती है, समूह ग की और भी जो भर्तियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार की, बिजली विभाग की भर्ती हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो, वो सारी भर्तियाँ इसमें कवर होंगी। उनके लिए क्या नियम है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है और उसके बाद इस चर्चा में आपको भी शामिल होना है। आपको कमेंट करना है। कमेंट करके आपको जो भी आपके पॉइंट्स हों, जो भी आपके विचार हों, इससे संबंधित, अगर आप सहमत हैं तो, असहमत है तो, सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, सहमत है तो क्यों है, इन सब पे कमेंट करना है, जिससे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, पहला प्रश्न ही है कि ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमको आरक्षण के नियम को समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन का जो नियम है वो उसको समझना पड़ेगा। देखिए, रिजर्वेशन का जो नियम बनाया गया उसमें 27% ओबीसी को दिया गया, आपको मालूम होगा, 21% एससी और 2% जो है एसटी को, ये रिजर्वेशन बनाया गया। इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो ये होता है 50%। 50% सीट किसी भी भर्ती की इन कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई। क्यों रिजर्व की गई? क्योंकि ये लोग लोअर तबके के थे और ये लोग नौकरी में नहीं आ पा रहे थे, ये पास नहीं हो पा रहे थे परीक्षाओं में, तो इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया। इनको अपलिफ्ट करने के लिए, समाज में बराबर भागीदारी करने के लिए, समाज में पार्टिसिपेट करने के लिए, सरकारी नौकरियां पाने के लिए, सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए, इन सब के लिए इनको ये रिजर्वेशन दिया गया कि इतनी सीट पर, 27% सीट पर केवल ओबीसी ही जाएंगे, अदर कैंडिडेट नहीं जाएंगे। 21% पे केवल एससी जाएंगे, 2% पे केवल एसटी जाएंगे। और ये जब रिजर्वेशन लागू किया गया था उस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उस समय ओबीसी का जो रिजर्वेशन लागू किया गया था, 27% इनको दिया जरूर गया था, लेकिन इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। तो और ये बहुत ज़्यादा, ये पिछड़े तो थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा पिछड़े नहीं थे कि इनको पूरी जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। कमेटी ने यह डिसाइड किया कि 27% ओबीसी की 27% पॉपुलेशन, ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, जो कि टोटल यूपी की पॉपुलेशन की 27% पॉपुलेशन जो कि ओबीसी में आती है, वो पिछड़ी हुई है। ओबीसी में और ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, लेकिन वो पिछड़ी नहीं है, तो 27% इनके लिए अलर्ट किया गया। इसी तरह से एससी के लिए कि इनकी पॉपुलेशन 21% है, इनको ये दिया गया। एसटी की पॉपुलेशन 2% थी उस समय, उनको दिया गया। एसटी की पॉपुलेशन आज के टाइम पर 1% के आसपास है, जबकि इनके पास रिजर्वेशन अभी भी 2% का है। इसलिए एसटी की सीटें खाली जाती हैं किसी भी भर्ती में। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं अच्छे अच्छे, जहाँ पर एडमिशन्स के लिए, दाखिले के लिए कंपटीशन होता है, वहाँ भी खाली जाती हैं, जैसे आईआईटीज़ वगैरह, इस तरह की जो इंस्टीट्यूट हैं। अब ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एक समय था जब 50% सीट, 27% सीट, 21% सीट और 2% सीट ये बंटी हुई थी। यहाँ पर एसटी वाले चले जाते थे, यहाँ पे एससी वाले चले जाते थे, यहाँ पर ओबीसी वाले चले जाते थे। और ये जो सीट है इसको बोला जाता है अनरिजर्व, UR, अनरिजर्व सीट है। ये किसी के लिए नहीं है। लोग बोलते हैं जनरल की सीट है, जनरल की सीट नहीं है भैया, ये आप लोग क्लियर जान लीजिए, जनरल की सीट ये नहीं होती है, ये अनरिजर्व है। इसके ऊपर कोई भी जा सकता है। इसके लिए किसी कास्ट का, किसी वर्ग का कोई ध्यान नहीं है। बस ये
ऐसी सीट है जिस पे कोई जा सकता हो। हाँ, होना तो ये चाहिए कि 100% अनरिजर्व होनी चाहिए, कि भाई इसमें कैटेगरी कोई हिसाब किताब नहीं, आप ये वैकेंसी निकली है, आप लोग अप्लाई कीजिए, जो इसमें आएगा, जो ऊपर जाएगा मेरिट में, उसको जॉब मिलेगी। लेकिन समाज को ध्यान में रखते हुए ये जब रिजर्वेशन दे दिया गया तो बची केवल ये 50%, यानी कि आधी सीटें पहले ही बांट दी गई। तो विवाद कहाँ से शुरू हुआ, ओवरलैपिंग कहाँ से शुरू हुई? ओवरलैपिंग शुरू हुई अब जब ये 50% जो था यहाँ पे, जब तक यहाँ पर केवल जनरल कैंडिडेट जाते रहे तब तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, और 27 पे ओबीसी, 21 पे एससी और 2 में एसटी जाते रहे। यहाँ की सीटें खाली रहती गई क्योंकि ये सीटें पूरी भर नहीं पाती थी, लोग यहाँ पर भी नहीं जा पाते थे पहले। लेकिन अब क्या होता है, 27% वाले जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि वो मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं। और 21% वाले लोग यहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लड़कों से, अभ्यर्थियों से ज़्यादा नंबर ले आते हैं। अगर किसी एससी कैटेगरी के लड़के ने 85 नंबर ले आया है, ओबीसी कैटेगरी का लड़का 84 लेके आया है, जनरल कैटेगरी का लड़का 74 लाया है, तो ये दोनों कैंडिडेट जो हैं ऊपर चले जाएंगे मेरिट में। इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग इसलिए है क्योंकि एक तो ओबीसी वाला यहाँ पहुँच गया इस कोटे में 50% में, एक एससी वाला 50 कोटे में पहुँच गया, और बाकी 27 यहाँ पे हैं ही हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली किसी की, तो इसमें 27 पे तो ओबीसी सेलेक्ट हो जाएंगे, वो तो रिजर्व है उनकी, 21 पे एससी सेलेक्ट हो जाएंगे और 2 पे एसटी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जो यहाँ 50 बच रही है, इस 50 में पता चला कि आपको 20 ओबीसी यहाँ भी सिलेक्ट हो गए और 10 एससी यहाँ भी सिलेक्ट हो गए और 20 यहाँ पे जनरल सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो गई क्योंकि ओबीसी के लिए सीटें कितनी हो गई, 20+ हो गई इनके लिए, और 10+21 हो गई इनके लिए। एसटी अभी नहीं जा पाते हैं, रेयर केस में कहीं गए हो तो गए हो। एसटी कैंडिडेट इनकी अपनी खुद की सीटें इतनी रहती है, इनका कोटा पूरा नहीं हो पाता है। तो अब इस तरह से देखा जाए तो रिजर्व कैटेगरी में, जो अनरिजर्व कैटेगरी में 20 सीट केवल जनरल कैंडिडेट को मिली, 47 सीट पे ओबीसी गए और 31 सीट पे एससी गए। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, कि आपने यहाँ भी बेनिफिट लिया, यहाँ भी बेनिफिट लिया एससी का, और फिर यहाँ भी चले गए आप, यहाँ भी सीटें आपने ले ली। इससे किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, आप ये समझ ही गए होंगे। पिछले एग्जाम्पल में 100 वैकेंसी थी जहाँ पर 20 केवल जनरल को मिली हैं, 47 वैकेंसी एग्जाम्पल लिया था मैंने, ओबीसी को मिल गई और 31 एससी को मिल गई और 2 पर एसटी हैं। तो नुकसान किसको हुआ? जनरल कैटेगरी को सीधे सीधे नुकसान हुआ, क्योंकि जनरल कैटेगरी चाहता क्या था, जनरल कैटेगरी ये मान बैठा है कि 50 सीटें ये उसकी हैं। जनरल कैटेगरी ये मानता है कि 50 सीटें ये उसकी हैं, तो 50 सीटें वो एक तरह से रिजर्वेशन मानता है कि ये रिजर्व है मेरे लिए 50% सीटें, तो रिजर्व नहीं है इनके लिए, ये जनरल है, ओपन है, जनरल नहीं ओपन है, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। अगर यहाँ पे ये लागू हो जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे अगर ये लागू हो जाएगा तो जनरल कैटेगरी के बहुत से छात्रों को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जितने पास हुए जनरल कैटेगरी के लोग, वहाँ पर बहुत कम ही बच्चे बचेंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगी। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे एक्स्ट्रा हैं। ओबीसी में क्या होगी, यहाँ पे मारामारी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत हाई मेरिट चली जाएगी, ये मेरिट इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि जनरल को ये क्रॉस कर जाएगी मेरिट, क्योंकि ओबीसी के बहुत ज़्यादा छात्र पास हुए हैं। एससी कैटेगरी में क्या होगा, एससी कैटेगरी भी ठीक रहेगी, जनरल कैटेगरी की जैसा ही बिहेव रहेगा इसका भी। एसटी कैटेगरी में तो खैर पद खाली बच रहे हैं, तो इसलिए मारामारी हो रही है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं ये चाहते हैं कि अन्य रिजर्व सीटों पर ओवरलैपिंग ना हो, वहाँ पर ओबीसी और एससी ना जा पाएँ, तो उन सीटों पर इनका ही सिलेक्शन हो और ये लोग अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन लें। 21% और 27% सीटों पर ही ये लोग रहें और बाकी की सीटें इनके लिए छोड़ दी जाएँ। तो ये फ़र्क पड़ेगा इस पर, इसलिए इसकी डिमांड की जा रही है कि ओवरलैपिंग यहाँ से हटा दी जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवरलैपिंग हटा दी है, रूल बना दिया है कि ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी। लेकिन उसके अंतर्गत नियम क्या है? ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी की सीट पर जनरल कैटेगरी की सीट नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर कोई एससी या कोई ओबीसी नहीं जा पाएगा। जो यूपीपीएससी ने रूल बनाया है उसमें ये बोला है कि 2 बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। 2 बेनिफिट मतलब आप 2 बार लाभ नहीं लेंगे रिजर्वेशन का, ये नियम बनाया उन्होंने। तो जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी क्या करती है, पहले प्री एग्ज़ाम करती है,
इसके बाद मेंस करती है, फिर इंटरव्यू करती है। और कहीं कहीं पर मान लीजिए एक ही एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे मेंस नहीं होता है, और कहीं कहीं पे प्री और रिटन और इंटरव्यू होता है। तो इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपने किसी भी स्टेज में फ़ायदा लिया है, मान लीजिए यूपीएससी की एज मैक्सिमम एज 40 साल है, यूपीपीसीएस में आपने अप्लाई कर दिया, आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो, आपको 3 साल की छूट है, एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो 5 साल की छूट है आपको, तो आप 45 साल के और 43 साल के होंगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज 41 साल है, 41 साल की एज होते हुए आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आप एससी हो या ओबीसी हो, और मान लीजिए आप यहाँ पे ज़्यादा नंबर ले आए और जनरल की सीट में जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने बेनिफिट पहले ले लिया है, यहाँ पर एज का बेनिफिट ले लिया है। क्योंकि अगर जनरल की सीट में फाइट करने के लिए आप थे ही नहीं, आप फॉर्म भरने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि आपको एक बार बेनिफिट दे दिया गया है, इसलिए आप उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप एससी की कैटेगरी में ही रहेंगे, ओबीसी कैटेगरी में ही रहेंगे। एक नियम ये हो गया। दूसरा, क्वालिफ़िकेशन की बहुत सारी वैकेंसीज़ में लिखा रहता है कि जनरल के लिए 60% और बाकी के लिए 55% या इस तरह से लिखा रहता है। अगर आपने इस कैटेगरी में आके अप्लाई किया है, आपके यहाँ से नंबर कम है, 60 से नंबर कम है, तो आप उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे जनरल वाली में। तीसरा, एक हो गया एज का, एक हो गया परसेंटेज का, या फिर एक हो गया प्री एग्ज़ाम में, जैसे इनकी मेरिट निकलती है कि जनरल की और ओबीसी की, एससी की, एसटी की प्री का मेरिट निकला, आप एससी में सिलेक्टेड हैं, जनरल में सिलेक्टेड नहीं है, तो आप जब फाइनल मेरिट निकलेगी तो आप जनरल में नहीं जाएंगे, आप एससी में जाएंगे, क्योंकि बेनिफिट आपको केवल और केवल एक बार मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा। तो ये रूल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं उसी एग्जाम्पल पे फिर से आता हूँ, एक बार आपके जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी उसी पे आता हूँ कि 100 वैकेंसी आई हुई हैं और 50, 27, 21 और 2। तो यूपीएससी में अब ये नियम जो लागू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 50 केवल जनरल सेलेक्ट होंगे। भाई यहाँ पर जिनकी एज 40 साल से कम है, जिन्होंने एज का बेनिफिट नहीं लिया है, और ये जब प्री निकाले तब भी इनकी मेरिट इतनी ज़्यादा थी कि जनरल में थे, तो फाइनल में जब सिलेक्शन होगा तो ये जनरल में जा सकते हैं। इसी तरह से ये भी जा सकते हैं। तो 50 में जहाँ पहले मान लीजिए एक अनुमान के हिसाब से जनरल को मिलती थी केवल 20 सीटें, तो अब हो सकता है ये 20 सीटें हो जाएं 35 सीटें, इतना अंतर आएगा। और 15 सीट ही केवल ओवरलैपिंग में जाएं। तो ओवरलैपिंग में एससी और ओबीसी के कैंडिडेट के जाने वालों की संख्या कम हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बाकी भर्तियों में क्या है, यूपी SSS और राज्य की अन्य भर्तियां जो हैं, इसमें अभी ओवरलैपिंग के लिए कोई कानून नहीं बना है, कोई नियम नहीं है, ये सब उसी तरह से होंगी। तो 69,000 वाले जो बोल रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, इसमें कोई रूल नहीं है, ओवरलैपिंग इसमें होगी। छात्र ओवरलैपिंग को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम पर ओवरलैपिंग नहीं हट सकती। इसके लिए या तो कोई गाइडलाइंस आए, तो अगर एक पक्ष कोर्ट में जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं सब मिला के। तो शिक्षा विभाग में ओवरलैपिंग के लिए अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, यूपी SSS में कोई गाइडलाइंस नहीं है, अन्य विभागों में कोई गाइडलाइंस नहीं है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आने वाली भर्तियों में ओवरलैपिंग की गाइडलाइंस दी गई है, जिसके अनुसार वो भर्तियाँ की जाएंगी। छात्र ये भी पूछ रहे थे कि 2018 की जो रिजल्ट आएगा क्या ओवरलैपिंग से प्रभावित होगा वो, तो इसके बारे में आयोग ने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता अभी। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये नियम लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।